अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। एक दोस्त का कमेंट्स है कि सर हमारे बुज़ुर्ग जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए पार्टीशन के वक्त, पार्टीशन होने के बाद तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से रकबा अलाट किया गया था। तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, जिसकी वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना अलाटमेंट रकबे की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो अलाटमेंट वाला रकबा हम तलाश करके उसको अपने नाम पे करवाएं, उसका कब्ज़ा हम अपने पास लें। अब बुजुर्ग फोत हो चुके हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा रकबा जो है ना वो कहाँ पे अलाट हुआ था और किस जगह से हमें जो है ना रकबे का कब्ज़ा मिलेगा, उसके लिए रहनुमाई फरमा दें। दूसरे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि सर हम चाहते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने पहले लोगों को रकबे अलाट किए थे, तो रकबा अलाट करने के बाद वो लोग जो हैं उसकी रकबे की जो है ना वो किस्तें जमा करवाते थे, तो हम भी चाहते हैं कि हमें जो है ना रकबा अलाट हो जाए और हम के उसकी थोड़ी थोड़ी किस्तें जमा करवा कर वो रकबा जो है ना अपनी मलकियत में ले आएँ। उसके मतलब आप हमें जो है ना हमारी रहनुमाई कर। एक दोस्त ने सवाल किया कि सर रकबा जो है वो मेरे दादा जान को अलाट हुआ था, लेकिन वो उस वक्त जो है उनके माली हालात इतने कमज़ोर थे कि मेरे दादा जान के दोस्त ने कहा कि मैं आपके रकबे की जो है ना वो किस्तें जमा करवा देता हूँ। तो मेरे दादा जान मान गए, ठीक है जी आप मेरे दोस्त हैं तो आप मेरे रकबे की किस्तें जमा करवा दें, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो जब उसने वो मेरे रकबे की मेरे दादा के रकबे की किस्तें जमा करवा दी, तो वो रकबा जो है ना उसने अपने नाम पे करवा लिया। तो अपने नाम पे करवाने के बाद उसने दादा से जो है ना वो रकबा छुड़वा लिया कि इस रकबे का मैं मालिक हूँ। तो क्या अब हम उसे पैसे देकर अपना रकबा वापस ले सकते हैं? अगर वापस ले सकते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है? आज की वीडियो के मतलब मैं आपको इन मसाइल के मतलब बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलाटमेंट की 3 किस्म के अलाटमेंट होती है। 2 किस्में मैं अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं। आज मैं तीसरी किस्म के मतलब बयान करूंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूंगा, आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि मुझे पता चले मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। अच्छा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो मुसलमान हिंदुस्तान से मुल्क बदर होकर पाकिस्तान आ गए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान में ज़मीन के मालिक थे और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी थे कि जो हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन के मालिक ना थे। तो अब मसला ये था कि हिंदुओं ने और सिखों ने जो है ना वो धमकी दे रखी थी मुसलमानों को, अगर आप में से कोई भी मुसलमान जो है यहाँ से जेवर, रकम या माल मवेशी या ज़मीन के कागजात लेकर जो है ना वो पाकिस्तान गया और हमें उसका पता चल गया, तो उसको हम कत्ल कर देंगे, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो ना वो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर गए, उन्होंने सब कुछ वहीं पे छोड़ा। और कुछ लोगों के जहन में ये था कि जो पार्टीशन हुई है तो अभी मामला गड़बड़ हैं, तो कुछ अर्सा बाद जो है ना वो मामला बेहतर हो जाएंगे, तो अभी हम पाकिस्तान चले जाते हैं, जब मामला बेहतर होंगे तो हम जो है ना वो हिंदुस्तान में वापस आ जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़मीन के कागजात, अपना जेवर, रकम जो है ना वो गड़ा, एक जो गड़ा कहते हैं जिसको खड्डा कहते हैं पंजाबी में, खोद के उसके अंदर अपने घर में दबा दिया कि जब हम वापस आएंगे हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा शरीफ लोग थे उन्होंने इसको मुनासिब ही ना समझा कि इन चीज़ों को साथ लेके जाएं, ये ना हो कि सिख और हिंदू जो है ना वो उनको दस्ते में कत्ल कर दें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने ये कानून अपनाया कि जो भी पाकिस्तान से मुल्क बदर होकर हिंदुस्तान जाएगा या जो भी हिंदुस्तान से मुल्क बदर होकर पाकिस्तान आएगा, उनके पास जो डॉक्यूमेंट होंगे, ज़मीन के कागजात होंगे, वो कागजात जो है ना वो मुतलका गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। यानी जो मुसलमान पाकिस्तान आएंगे वो अपने कागजात साथ लेकर आएंगे और वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे कि ये हिंदुस्तान में हम इतनी ज़मीन के मालिक थे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उन कागजात को रखते हुए उस हिसाब से उनको जो है ना वो जगह जो है ना वो अलाटमेंट कर देगी। अब कुछ चंद लोग थे जो अपने डॉक्यूमेंट लेके आए थे, तकरीबन 90% लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वहाँ पे छोड़ आए, इस डर से कि हमें कत्ल ना कर दिया जाए। अब जब वो पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान के अंदर ना तो उनके पास कोई कारोबार था, ना ही उनके पास नौकरी थी, ना ही उनके पास कोई पैसा था कि जिसको वो इस्तेमाल के अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना गुजर बसर कर सके। तो ज़रूरत इस अमर की आई कि वो अब अपना गुजारा कैसे करें।
फिर जो है ना वो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि इनको जो है ना वो रकबा अलाट कर दिया जाए जो इनकी मलकियत में नहीं जाएगा, सिर्फ ये उसके ऊपर खेती बाड़ी कर सकेंगे, खेती बाड़ी करके ये वक्ती तौर पर अपना गुजारा करें, जब हालात बेहतर हो जाएंगे फिर सोचा जाएगा कि इसको क्या करना है। तो फिर वो जब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया तो गवर्नमेंट ने फिर तमाम लोगों को पाबंद किया कि वो इस तरह करे कि महकमा माल के अफसरान के पास आएँ, आके अपना बायोडाटा बताएं और उनको कुछ ज़मीन अलाट की जाएगी। तो उनको लिए सबसे पहले उनको इस तरह की एक जो है ना वो रसीद देगी ज़मीन अलाट करके रजिस्टर्ड करके। इसके ऊपर क्या है जी, नाम, दरख्वास्त दहिंदा, वल्दियत, साबका सुकूनियत, यानी जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका पता और उसके जो पिछला पता था ना वो क्या जी। इस बंदे का नाम है जी लालदीन वल्द मेहंदा कौम अराई। ये रह रहा था जी सिरदों वाली तहसील बटियाला और ज़िला इसका ये लिखा जी गुड्डो असेर, यानी ये इंडिया का इलाका है, इंडिया के तहसील बटियाला का ये रहायशी था। जब ये पाकिस्तान आए तो इनका जो है ना वो गांव बदौरता हो गया, तहसीलो ज़िला इसकी जो है ना वो गुजरांवाला हो गई। इसी तरह से इसको जो ना तहसीलदार का जो नंबर लगा के 2944 रजिस्टर नंबर लगा दिया गया और मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर के साइन करके उनको ये पर्ची दे दी गई और उनको कहा गया कि आपने जो है ना वो फलां दिन आना है तो आपको जो है ना हम ज़मीन अलाट करेंगे। जब वो फिर दोबारा गए तो उनको इस तरह से ज़मीन अलाट, जो ज़मीन उनको अलाट की गई उसकी कुछ शराइत रखी गई। शराइत मतलब आर्जी यानी थोड़े अरसे के लिए या हमेशा के लिए तकसीम में अराजी मुतरका गैर मुस्लिम, ठीक है। नंबर 1 पे क्या था, अराजी तकसीम शुदा ज़री अगराज के लिए इस्तेमाल होगी, यानी जो ज़मीन गवर्नमेंट इनको अलाट करेगी वो उसके ऊपर सिर्फ काश्तकारी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। नंबर 2 पे क्या था जी, इस अराजी के बारे में किसी को कोई अख्तियार इंतकाल अराजी मसलन रहन बै या हिब्बा वगैरह नहीं होगा, अलबत्ता बसूरत तबादला अफजल मजाज की इजाज़त से हासिल करनी पड़ेगी। वो कह रहा है जी जो ज़मीन हम अलाट करेंगे इसका किसी बंदे को अख्तियार नहीं हासिल होगा कि वो ये ज़मीन अपनी गिरवी रखकर उस पर कर्जा हासिल करे, रहन में रखे, बै करे यानी उसको सेल करे, या हिब्बा करे यानी अपने किसी अजीज़ को जो है ना वो ब्लड रिलेशन वाले को वो ज़मीन गिफ्ट करे। बस इतनी इजाज़त दी गई कि इस ज़मीन का तबादला किया जा सकता है, वो भी मुतलका ऑफिसर की इजाज़त से। नंबर 3 पर क्या था जी, इस ज़मीन पर जो है ना कोठा या चा बद्दू इजाज़त अफसर मजाज नहीं बनाया जाएगा, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो ज़मीन है इस पर किसी किस्म का कोठा या कोई जानवरों के लिए जो है ना वो चा बद्दू जो है ना वो अफसर की इजाज़त से भी नहीं बनाई जा सकती, इसके ऊपर बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, ये बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल किया है, तो आप लोगों को नहीं पता एक वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या दगों को पढ़नी पड़ती है, इसका ये पीस मुझे नहीं मिला क्योंकि ये बहुत 1947 का ये रिकॉर्ड मैं ढूंढ के लेके आया था। ये भी कोई शिक लिखी हुई है कि दूर करने की इजाज़त नहीं होगी, बराए अलात कशदा वर्जी ऑफिसर, इसकी फ़िक्रे की नहीं समझ आ रही इसलिए नहीं मैं बता सकता जी। अच्छा जी, जिस बंदे ने ज़री ज़मीन ली है वो लगान और दीगर जो है ना सरकारी वाजबात को मुकर्रर तरीक पर अदायगी लाजमी होगी, यानी जो ज़मीन हुकूमत ने अपने अलाट किया उस बंदे को दी है वो बर वक्त उसकी लगान या जो भी उसके ज़री टैक्स होंगे वो बर वक्त जो है ना वो अदा करेगा। बवक्त तकसीम राजी जो शख्स ज़मीन पर जायज़ तौर पर काबज़ होगा वो मज़ारा तस्वर होगा, जब तक वो अपनी राजी की काश्त अदायगी लगान बकायदा से करता रहेगा उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी जो ज़मीन अलाट की गई है, जिस बंदे को जितनी ज़मीन तकसीम करके डिवाइड करके हिस्से में दे के दी जाएगी वो उस पर काबज़ होगा और वो उसका मालक नहीं बल्कि मज़ारा तस्वर होगा। मज़ारा कहते हैं कि जो बंदा ज़मीन पर काश्त करता है वो मालक नहीं होगा, जब तक वो टाइम पर काश्त की अदायगी लगान और दूसरे वाजबात अदा करता रहेगा जो गवर्नमेंट के हैं, उससे वो ज़मीन वापस नहीं ली जाएगी, वो ज़मीन उसी के पास रहेगी। ये वो शराइत और अहकामात जो गवर्नमेंट या रीस्टेब्लिशमेंट कमिश्नर लैंड वक्तन फ़क्तन जारी करे उन पर पाबंदी होना होगी, यानी जो भी शराइत ज़वाबत जो भी कानून जो है वक्तन फ़क्तन बनता रहेगा उस पर पाबंदी करना जो है ना इसका फ़र्ज़ होगा जो ज़मीन इसको लाट की गई है। करारनामा में क्या जी, वो बंदा करार कर रहा है कि मेरा नाम ये है, वल्दियत ये है, मैं करार करता हूँ कि शराइत वाला का पाबंद रहूँगा और बसूरत खिलाफ वर्जी किसी शर्त
मज़कूरा के अलावा किसी सजा, जुर्माना, ना ता वगैरह के गैर कानूनी मेरे खिलाफ, यानी उसके कहने का वो करारनामा ले रहे हैं कि अगर मैं शराइत ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरता तो मुझे सज़ा भी दी जा सकती है, जुर्माना भी दिया जा सकता है, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और मुझे ज़मीन से बेदखल भी किया जा सकता है। तो जब ये रसीद मिली, रसीद लेने के बाद उसको ये सारी शराइत ज़वाबित बताई गई, उस बंदे के बाकायदा साइन करवाए गए। साइन करवाने के बाद अब क्या हुआ कि उसको ज़मीन जो है वो अलाट कर दी गई। अब वो ज़मीन पर काश्तकारी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मालकान इसके बहुत कम है, तो लिहाजा जो है ना जिन लोगों को हमने ज़मीन इशू की है, जारी की है, वो बंदों को थोड़ा सा जो है ना वो टैक्स उनके ज़िम्मे डाल दिया जाए, वो उतना टैक्स जमा करवाएं। टैक्स जमा करवाने के बाद जो है ना वो ज़मीन की मलकियत उनको बाकायदा दे दी जाए, यानी ज़मीन उनका नाम पर लगा दी जाए और उनको जो है ना मालकाना हकूक़ दे दिए जाए। उस पर उन्होंने बिल वसूली बकाया प्रोफेशनल टैक्स के नाम से बनाया। तो इस बंदे को जनाब 1967 में 4 पे और 1968 में 4 पे टोटल 8 रुपये टैक्स जो है ना इसके ऊपर लागू किया गया। इस बंदे को बाकायदा जो है ना वो किस्तवार, यानी उसको बताया गया कि आप इसको किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। इस बंदे ने किस्तों में करके को 50 पैसे 1 रुपये कर करके ये टैक्स जमा करवाया। जब उसने ये सारा टैक्स जमा करवा दिया तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी, इस ज़मीन की तकसीम करके इस बंदे को मलकियत दे दी। पर्ची तकसीम खतूनी, ठीक है, मौजा यानी उस नाम वगैरह आ गया, नाम आजी मुस्तकिल मालिक हवाल, जिस बंदे को ये ज़मीन दी जा रही है उसका नाम, वल्दियत और उसके हवाल वगैरह लिख दिए गए। ये देखें, ये लिखा ये रकबा जिसका वो बिल इवज़ मुस्तहिक है। 123 नंबर में उसको जो है ना ये ज़मीन जो अलाट की गई थी उसका अब वो मालिक बन गया। तफसील रकबा जो तकसीम हुआ 120 खाता में रकबा था जो तकसीम हुआ था, इसके मुताबिक अलाटमेंट करके उसको मलकियत दे दी गई और वो बंदा मालिक बन गया। अब रही बात इसकी, भाई ने सवाल किया था कि सर आप हमें तरीकाकार बताएं कि हम गवर्नमेंट से अलाट रकबा ले लें। मेरा भाई ये रकबा जो है ना गवर्नमेंट ने तब अलाट किया था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी। अब गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह से रकबा लोगों को अलाट नहीं करती, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको रकबा गवर्नमेंट अलाट कर देती है, वो एज अ गिफ्ट होता है। तो लेकिन उसके अलावा सिविल बंदों को यानी रकबा अलाट नहीं किया जाता। नंबर 2 पे भाई ने सवाल किया था कि सर हमारे डॉक्यूमेंट का पता नहीं चल रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रकबा कौन सा है और कितने रकबे का हमने कब्जा लेना और कितने पैसे जमा करवाने हैं। उसके लिए मेरा भाई आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर तो अब वजूद में आए हैं, उनके पास आपका रिकॉर्ड नहीं है। पटवारी के पास जाएँ, मुतलका पटवारी के पास, मुतलका पटवारी पिछला रिकॉर्ड तलाश करके आपको बता देगा जी आपको कितना रकबा अलाट हुआ था और वो रकबे का कब्जा आप किस तरह से कैसे ले सकते हैं। नंबर 3 पे क्या जी भाई ने सवाल किया था कि मेरे दादा के दोस्त ने पैसे जमा करवा के रकबा अपने नाम पे लगवा लिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब पहले यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नए नए लोग आए थे उनके हालात इतने तंग थे कि वो सुबह जाके कमाते थे, फिर घर पैसे लाते थे, फिर जाके जो है ना वो अपनी सब्ज़ी वगैरह लेके पका के रात को फिर सोते थे, दिन में एक टाइम वो खाना खाते थे। इस तरह के हालात थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जो लिमिट है जो किस्त है वो जमा नहीं करवा सकते थे। तो फिर दूसरे बंदे ने उनके साथ जो है ना कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा जी आपके रकबे की जो है ना वो लिमिट मैं जमा करवाता हूँ। तो उन्होंने उससे मुआहदा कर लिया कि जब आपके रकबे की जो किस्तें पूरी होगी तो रकबा फिर मेरा होगा। तो कई बंदों ने फ्रॉड के तौर पर किया, उन्होंने कहा जी आपकी किस्तें मैं जमा करवाता हूँ, आप ज़मीन इस्तेमाल करते जाना, कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त हो। तो अगर किसी ने फ्रॉड से भी वो रकबा नाम लगवा लिया या रजामंदी से लगवा लिया, जब उसके नाम पे रकबा लग गया तो वो बंदा उसका मुस्तकिल मालिक है, उस बंदे से वापस नहीं ली जा सकती। इसका हल यही था कि उस वक्त जब आपके दादा को रकबा अलाट हुआ था वो उसकी खुद जो किस्तें जमा करवा के अपने नाम पे रकबा करवाते तो वो फिर ही रकबे के जो है ना वो मालिक हो सकते थे।